A very good morning to everyone. In today's editorial, we are going to talk about assembly elections result of 5 states. Especially we shall talk about Punjab where they have voted for a change. This is known to everyone that there were 5 states that were election going states and their names are UP, Punjab, Uttarakhand, Manipur and Goa. Out of these 5 states, BJP managed to retain all 4 states where he used to be in power, or you can say where he was in power, namely UP, Uttarakhand, Manipur, and Goa, but couldn't do something extraordinary or effective in Punjab. Even Congress could not do anything in Punjab, and this time Punjab has been born by a 7-year-old party called Aam Aadmi Party. In another word, it can be said that this time Congress is fighting to exist as a national party in India, but the result for BJP is very satisfactory because it is able to retain all 4 states where it used to be in power. Now let me start with this editorial, and the heading you can see that mood for change, and especially as I have told you that we shall talk about Punjab. The mood for change, mood you know well and change बदलाव, यानी इस बार पंजाब के जो लोग हैं या फिर वहाँ के इलेक्टोरेट हैं उन्होंने क्या किया, बदलाव के लिए वोट किया। इस एडिटोरियल में बात होगी ऑन पंजाब विन, आपके द्वारा जो पंजाब में जीता गया उसके बारे में इस एडिटोरियल में बात होगी। कई चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी क्योंकि आप ऑलरेडी इस न्यूज़ के बारे में जानते हैं। A victorious AAP will require more than just a reliance on populism to succeed in governance। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जो जीता, विक्टोरियस का मतलब क्या हुआ, विजयी आप विल रिक्वायर, इसको ज़रूरत पड़ेगी, मोर देन जस्ट अ रिलायंस ऑन पॉपुलिज्म। किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो केवल इसका रिलायंस का मतलब क्या होता है, भरोसा, यानी ये जो पॉपुलिज्म के भरोसे जो जीतती है। अब पूछोगे पॉपुलिज्म क्या है, पॉपुलिज्म का मतलब होता है लोक लुभावन जो वादे होते हैं, लोक लुभावन। आपने देखा होगा आपके केस में कि जहाँ पे जाती है सरकार वहाँ पे लोक लुभावन वादे करती है, यानी पॉपुलिज्म शो करती है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो ये हॉस्पिटल बना दूंगा, बिजली फ्री, पानी फ्री, ए फ्री, ओ फ्री, फ्री का ऑफ़र देती है। तो यहाँ पे जो लेखक हैं वो कहना चाह रहा है कि आगे आपकी गवर्नेंस जो है उसको सक्सीड करवाना है, अगर आपको आगे ले जाना है तो केवल पॉपुलिज्म के सहारे आप ज़्यादा दिन तक नहीं जीत पाइएगा। तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसके अलावा भी कई चीज़ें होती हैं यानी इस पॉपुलिज्म थियरी से बाहर आना होगा, यानी केवल जो आप लोक लुभावन वादे करके नहीं आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए लिखा हुआ है अ विक्टोरियस आप विल रिक्वायर मोर देन जस्ट अ रिलायंस ऑन पॉपुलिज्म, यानी पॉपुलिज्म पे जो इसकी पूरी तरह से जो भरोसा है उससे बाहर निकलना पड़ेगा टू सक्सीड इन गवर्नेंस में सक्सीड करने के लिए। व्हेन एन इलेक्टोरेट का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र। तो जब कोई निर्वाचन क्षेत्र इज़ टायर्ड ऑफ द रूलिंग पार्टीज, सत्तारूढ़ पार्टी से थक जाती है, बोथ एट द सेंटर एट द स्टेट लेवल, दोनों तरफ चाहे स्टेट लेवल की बात हो या सेंटर लेवल की बात हो, जब वहाँ के जो निर्वाचन क्षेत्र के लोग जो रूलिंग पार्टी से थक जाते हैं, ड्यूरिंग द एन असेंबली इलेक्शन के दौरान, इवन इफ़ दीज पार्टीज आर ओपोनेंट्स, यहाँ तक कि ये पार्टी हो सकते हैं कि वो ओपोनेंट्स हैं। ओपोनेंट्स का मतलब क्या, विरोधी हैं। द चांसेज दैट पीपल विल वोट फॉर अ फ्रेश अल्टरनेटिव आर हाई, तो चांसेज हैं कि जो लोग हैं वो वोट करेंगे एक फ्रेश अल्टरनेटिव का मतलब यहाँ पे विकल्प है।
तो जो चांसेज हैं कि जो लोग वहाँ के हैं जो एक नए अल्टरनेटिव के लिए वोट करेंगे, एक नए कह लो कि ऑप्शन के लिए वोट करेंगे, वो चांसेस जो हैं वो हाई हैं। यानी यहाँ पे देखो चांसेस सब्जेक्ट है, उसके लिए वर्ब आया आर, तो चांसेस जो हैं उसके हाई हैं। यानी कहना चाह रहा है कि जब कोई इलेक्टोरेट यानी जो कोई निर्वाचन क्षेत्र थक जाता है रूलिंग पार्टी के से, चाहे वो सेंटर की बात करें या स्टेट लेवल की पार्टी करें, तो वो क्या करता है कि एक नया विकल्प ढूंढता है, और चांसेस हैं कि ज़्यादातर जो लोग होंगे उस नए विकल्प के लिए वोट करेंगे। बट दिस डज नॉट ऑलवेज हैपन इन इंडियन इलेक्शंस, लेकिन ऐसा हमेशा इंडियन इलेक्शंस में नहीं होते हैं। पार्टीज प्रोफेसिंग टू बी एन अल्टरनेटिव टू द एस्टैब्लिश्ड वंस टेक टाइम टू इमर्ज। वैसी पार्टियां जो अपने आप को अल्टरनेटिव के तौर पे लोगों के सामने प्रोफेस करती हैं, सामने रखती हैं, वो उनको टाइम लग जाता है इमर्ज होने में। ये नहीं कि कोई भी पार्टी सामने आई और उसको जिता दिया गया। इनको अपने आप को प्रोफेस करने में, साबित करने में, इस्टेब्लिश करने में टाइम लग जाता है, यानी इमर्ज करने में टाइम लगता है। इवन इफ़ दे आर द प्रोडक्ट ऑफ सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट्स, यहाँ तक कि ये भी होता है कि वे लोग सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट से बाहर निकल कर के आए हैं। जैसा कि आपने देखा केजरीवाल की पार्टी आप जो बनी थी, तो पहले अन्ना हज़ारे के द्वारा जो लोकपाल बिल को लेकर के धरना प्रदर्शन से शुरुआत हुई थी इसकी। उसके बाद अन्ना हज़ारे को छोड़ करके अरविंद केजरीवाल ने सोचा कि अगर रिफॉर्मेशन चाहिए, सच में अगर बदलाव चाहिए, तो हमें एक पार्टी के तौर पे सामने आना चाहिए, और उन्होंने अपनी पार्टी का नाम दे दिया आम आदमी पार्टी, यानी जो आम लोग हैं, कॉमन पीपल की पार्टी है। हालांकि इसमें भी बहुत कोई बदलाव आए हैं, उस पर हम लोग नहीं जाने वाले हैं। तो कहा इसमें ये जा रहा है कि चाहे आप सोशली या पॉलिटिकली जो चीज़ें हैं, जो मूवमेंट्स हैं, उससे अगर बाहर निकल के आते हैं, इसके बावजूद भी आपको प्रूव करने में, अपने आप को इस्टेब्लिश करने में, इमर्ज होने में आपको टाइम लगता है। भारत में ऐसा नहीं है। आगे देखते हैं। इलेक्टोरल सक्सेस इज अचीव्ड ओनली इफ दे क्रॉस अ हाई थ्रेशोल्ड ऑफ competitiveness that is made possible through messaging and organization besides people's yearning for change। कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि चुनाव में आपको सक्सेस मिले, तो ये अचीव किया जाता है ओनली इफ़, अगर ए होता है तो क्या क्या चाहिए उसमें, दे क्रॉस अ हाई थ्रेश होल्ड ऑफ। हाई थ्रेश होल्ड का मतलब होता है ऊपरी सीमा, यानी कम्पटिटिवनेस की, जो प्रतियोगिता की ऊपरी सीमा है, उसको अगर आप पार कर लेते हैं तो, यानी सामने वाली पार्टी के जिसके साथ आपके कंपटीशन है, कंपटीशन को क्या कर लेते हैं आप, उसकी जो सीमा है उसको पार कर लेते हैं। और ये कैसे होता है, दैट इज़ मेड पॉसिबल थ्रू मैसेजिंग। एक संदेश दे करके आप इसको कर सकते हैं, एंड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से इसको कर सकते हैं। किसके, यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक ऐसा मैसेज देना है, ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करना है कि आप उससे अच्छे हो। बिसाइड्स पीपल्स यर्निंग फॉर चेंज, और इसमें एक चीज़ और होना चाहिए कि लोगों के दिल में बदलाव वाली जो फीलिंग है ना, यर्निंग का मतलब होता है तड़प, यानी लोगों के दिल में बदलाव की जो तड़प होनी चाहिए, तब आप आगे निकलेंगे। यानी अगर कोई पार्टी जो नई पार्टी है, या फिर कह लो कि थोड़ी पुरानी पार्टी है, अगर वो जीतना चाहती है, तो आपको सबसे पहले क्लियर मैसेज देना होगा। जैसे आम आदमी पार्टी क्लियर मैसेज देती है कि आपके लिए ए होगा, दिल्ली मॉडल होगा, ये सारी चीज़ों की बात करती है। तो एक चीज़ तो ये हो गया, और दूसरी जो बात है कि वहाँ की जो जनता है उसमें तड़प होनी चाहिए चेंज की, तभी आप आगे जाएंगे। जैसे पंजाब के केस में वहाँ की जो जनता उब गई थी कांग्रेस से और अकाली दल से, तो अब अल्टरनेटिव के तौर पे बीजेपी के साथ तो ऐसे ही रूठी है पंजाब कि जो भी किसान का आंदोलन को लेकर के, तो आपके सामने एक ही बच गया था, आम आदमी पार्टी, तो सत्ता में आ गई। द आम आदमी पार्टीज अ स्पेक्टाकुलर ट्रायम्फ इन पंजाब। आम आदमी की जो ज़बरदस्त जीत हुई है पंजाब में, विनिंग 92 ऑफ द 117 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो ये सवाल आ सकता है कि पंजाब में कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, निर्वाचन क्षेत्र हैं, या फिर कह सकते हो कितनी सीट्स हैं।
तो विधानसभा की तो 117, उसमें से 92 जो सीट्स हैं वो जीता गया किसके द्वारा, पंजाब के द्वारा। कई दिग्गज इसमें हार गए, जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, चन्नी थे, अकाली दल से जितने भी थे सब हार गए। नीड्स टू बी tempered with the fact that it won 42% of the votes in what was largely a triangular contest, with the Congress 23% and the Shiromani Akali Dal 20.2%। जो पंजाब में आम आदमी पार्टी की जो ज़बरदस्त जीत हुई है, जिसमें से 92 सीट्स जीत गई है पार्टी 117 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, इसको इस तरह से भी देखा जाना चाहिए कि इसने 42% वोट्स हासिल किए, और जिसमें ट्रायंगुलर मुकाबला था। ट्रायंगुलर मुकाबला में कांग्रेस भी थी और इधर शिरोमणि अकाली दल, जिसको SAD कहते हैं, सैड भी थी, सच में सैड हो गई इस बार। तो शिरोमणि अकाली दल जिसका वोटिंग परसेंट 20.2% था, 23% कांग्रेस का रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा दोनों को अगर मिला दे तब भी 42% किसका रहा, आम आदमी पार्टी। यानी ये दोनों एक तरफ हो गए और बाकी जो बचे उधर हो गए। ये देखने को मिला पंजाब में। अब हम लोग बात करें 2017 की, तो 2017 में जस्ट उलट थी। आपको 23.7% वोट शेयर केवल मिला था, बट इट्स विक्ट्रीज वर लार्जली कंसंट्रेटेड इन वेस्टर्न मालवा रीजन, साउदर्न मालवा रीजन। लेकिन इसकी जो विक्ट्री थी 2017 में ना, वो मालवा रीजन उधर का एक क्षेत्र है उसमें सीमित थी। लेकिन दिस टाइम इन 2022 इट्स वोट शेयर 47.2% वाज द हाईएस्ट इन मालवा। इस बार 2022 में इसका जो वोट शेयर था मालवा रीजन में, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट देखने को मिला, दैट इज़ 47.2%। इट ऑल्सो मैनेज्ड अ क्रेडिबल 30.2%, 36.8% इन दोआब एंड माझा रीजन्स। इन जगहों पे इसको 32% परसेंटेज दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, हेल्पिंग इट स्वीप द स्टेट, जिसने मदद किया कि जो स्टेट है राज्य में स्वीप करने का, सही तरह से झाड़ू लगा दिया। ऑफ द 3 मेजर लूजिंग पार्टीज इंक्लूडिंग द BJP, अगर हम लोग बात करेंगे 3 जो पार्टीज हैं जिन्होंने लूज किया इसमें BJP, कांग्रेस लुक टू बी द बेस्ट प्लेस्ड अ ईयर अगो। कांग्रेस और BJP ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये बहुत अच्छी तरह से अपना ज़मीन वहाँ पे बना ली है। स्ट्रांगली मोबिलाइज्ड अपोजिशन टू द BJP गवर्नमेंट्स फॉर्म लॉज हैड कॉज द BJP सैड अलायंस टू ब्रेक। और ख़ास करके आपने देखा होगा कि शिरोमणि अकाली दल पहले BJP के साथ अलायंस में थी, गठबंधन में थी, लेकिन फॉर्म लॉज को लेकर के जो प्रोटेस्ट हुआ, जिसके वजह से दोनों में रिश्ता टूट गया था और BJP और सैड अलग अलग हो गए थे। वाइल द कैप्टन अमरिंदर सिंह लेड कांग्रेस गवर्नमेंट हैड नॉट फुली लिव्ड अप टू एक्सपेक्टेशन। वहीं अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें तो जो कांग्रेस को लीड कर रहे थे, उनका भी प्रदर्शन एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं था। द पार्टी हैड लेटेड टू लूज फ्रॉम द एजिटेशंस एंड कुड हैव कैपिटलाइज्ड ऑन द पब्लिक मूड बाय सीकिंग टू इम्प्लीमेंट इट्स प्रोमिसेस मेड इन 2017। जो पार्टी है कांग्रेस है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था एजिटेशंस की वजह से, और ये कैपिटलाइज कर सकता था उनके मूड को, जो 2017 में उन्होंने प्रॉमिस किया था, अगर उस वादे को अगर पूरा करते तो। बट एन इल कंसीव्ड मूव बाय इट्स हाई कमांड, लेकिन सबसे बेवकूफ़ी वाला जो काम किया गया है वो इसके हाई कमांड के द्वारा किया गया है। यानी इसकी जो हाई कमांड है, यानी राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी, जो भी कहो, इसमें पता भी नहीं चलता कौन है, तो उनके द्वारा जो बेवकूफ़ी वाला इल कंसीव्ड, जिसमें कोई लॉजिक नहीं था, जो काम किया गया, इसके वजह से पार्टी चली गई, जिसके अंतर्गत फोर्सिंग आउट कैप्टन अमरिंदर सिंह एंड एम्पावरिंग द रेबल राउजिंग पार्टी होपिंग फॉर्मर क्रिकेटर। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब फॉर्मर क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू के बहकावे में आ करके इसमें क्या किया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा दिया और एक रेबल राउजिंग पार्टी बना दिया। रेबल राउजिंग का मतलब जो भीड़ भाड़ वाली पार्टी, जिसके अंदर आंतरिक कलह हो, ठीक है, टू टेक ओवर द रेंस ऑफ द पार्टी क्रिएटेड अननेसेसरी टिम्यूल्ट। और ये जो नया जो सत्ता पार्टी में जो बिखराव, ये बदलाव हुआ, सत्ता का बदलाव हुआ,
इसमें अननेसेसरी जो है टिम्यूल्ट यानी उथल पुथल पैदा कर दिया। इवन द पार्टीज लास्ट मिनट प्रमोशन ऑफ द न्यू चीफ मिनिस्टर, और पार्टी के आखिरी समय में एक प्रमोशन किया गया नए चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी को, वॉज नॉट एनफ टू शिफ्ट द मूड ऑफ द इलेक्टोरेट। उसने भी जो इलेक्टोरेट है यानी जो जनता है निर्वाचन क्षेत्र के, उसके मूड को शिफ्ट नहीं कर पाया। विच हैड लॉस्ट पेशेंस विद द पार्टी, जिसने पार्टी के साथ जो पेशेंस था, धैर्य था, वो खो दिया। नाउ रिवन बाई इंटरनल बिकरिंग, और रिवन बाई इंटरनल बिकरिंग का मतलब क्या होता है, जिसकी वजह से टुकड़ा हो गया, बिखराव हो गया, और आंतरिक कलह की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो गया। बिकरिंग का मतलब होता है कलह, रिवन का मतलब हुआ टुकड़ा हो जाना, टूट हो जाना। द इलेक्टोरेट्स डिससेटिस्फैक्शन विद द सेंटर, जो वहाँ के जो जनता है उसकी जो डिससेटिस्फैक्शन थी, असंतुष्टि थी सेंटर के साथ, एंड द कांग्रेस रेजिम इन द स्टेट, और राज्य की सरकार के साथ, इज़ एविडेंट इन द CSDS लोक नीति सर्विस। एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर एक संस्था आती है जिसको हम लोग CSDS कहते हैं, जिसका अगर फुल फॉर्म देखें तो इसका होता है द सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी। ये सर्वे करता है कि वहाँ की जो परिस्थिति है वो क्या है, उसके हिसाब से वो आंकड़ा प्रस्तुत करता है। द सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी की बात करें तो इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। यानी आपको याद कर लेना है कि CSDS स्टैंड्स फॉर द सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1963 बाय रजनी वाज द नेम, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम, रजनी कोचर और समथिंग, या कोठारी ऐसा कुछ नाम था, तो रजनी कोठारी ही नाम था। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक सर्वे किया जाता है वहाँ के स्टेट के, तो यहाँ पे ऐसा दिखा था इस सर्वे में कि वहाँ के जो लोग हैं ना काफ़ी नाराज़ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी, और वहाँ की जो राज्य सरकार है कांग्रेस के साथ भी। इसमें आपने देखा होगा कि सेटिस्फैक्शन का जो माइनस में वैल्यू है -44 to 52 पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से -45 सेटिस्फैक्शन रेट था। वहीं अगर हम लोग राज्य सरकार की बात करें तो 52, यानी राज्य सरकार से ज़्यादा नाराज़ थे। विद द ग्रीवेंसेज एंड एंगर ओवर द करप्शन अंडर द प्रीवियस सैड रेजिम स्टिल फ्रेश, जो कठिनाइयाँ हुई, जो गुस्सा था करप्शन को लेकर के, जो किसके ऊपर था, शिरोमणि अकाली दल के ऊपर था, जो पहले था, वो जो गुस्सा अभी तक फ्रेश है, यानी वे लोग भूले नहीं हैं कि कितना करप्शन सैड ने किया। आप इमर्ज्ड एज द डिफ़ॉल्ट अल्टरनेटिव, और आप जो है इस तरह से एक अल्टरनेटिव विकल्प के तौर पे, सही विकल्प के तौर पे सामने आ गई। इट्स प्रॉमिस ऑफ क्लीन गवर्नेंस, इसके द्वारा जो प्रॉमिस किया गया था कि साफ़ सुथरी सरकार रहेगी, एंड पॉपुलिस्ट मेजर्स इन हेल्थ, और लोक लुभावन जो कदम उठाए जाएंगे हेल्थ के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, द पावर सप्लाई के क्षेत्र में, ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड इन दिल्ली, जो कि पहले से ही दिल्ली में लागू है, वर ऑल्सो टू स्वे अ लार्ज सेक्शन, और इसने एक बड़े सेक्शन को अपनी तरफ खींच लिया, ऑफ द डिसइंचेंटेड इलेक्टोरेट। डिसइंचेंटेड का मतलब होता है असंतुष्ट जो इलेक्टोरेट थे, यानी उस वहाँ की जो जनता है उसको अपनी तरफ खींच लिया। बट लेकिन इट इज़ वन थिंग टू सक्सीड इन गवर्नेंस इन व्हाट इज़ लार्जली अ म्यूनिसिपैलिटी बाय eschewing ideologies, perspectives and focusing on just populist measures। कह रहा है कि लेकिन इस तरह से सक्सीड करना गवर्नेंस में, लार्जली अब म्यूनिसिपैलिटी का मतलब होता है एक जो हेल्थ है या फिर ये सब चीज़ की बात कर रहे हैं आप, तो बस आप लिमिटेड जगह पे है ना, ये तो म्यूनिसिपैलिटी के अंदर भी आ जाता है। eschewing आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, eschewing का मतलब होता है को छोड़ करके, एक होता है नीतिवाद, आइडियोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव है उसको छोड़ करके, और केवल आप फोकस कर रहे हैं पॉपुलिस्ट मेजर्स पे,
लोक लुभावन बातों पे, तो इससे आप हमेशा के लिए नहीं जीत पाएंगे। आपकी एक आइडियोलॉजी भी होनी चाहिए कि आप एक देशभक्त हैं, है ना। आपने देखा होगा कि कई बार मामले ऐसे भी आए हैं जिसमें आम आदमी पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाए कि इसने देशद्रोह का भी काम किया। अगर देखेंगे कि एयर स्ट्राइक हुआ तो सबूत मांगा गया था केजरीवाल के द्वारा। तो ये सब चीज़ों, जो आपका एक प्रिंसिपल है, आइडियोलॉजी है, उसको भी सामने रखना होगा। इट विल बी अ चैलेंज टू इफेक्ट दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट बॉर्डर स्टेट। और इस पार्टी के लिए एक चैलेंज होगा अपना असर छोड़ने के लिए, खासकर उस राज्य में जो कि एक बॉर्डर स्टेट है, जिसकी सीमा मिलती है पंजाब के साथ। पंजाब हैज़ इट्स टास्क कट आउट। अब टास्क है इसको पूरा करने का, यानी इसको टास्क मिल गया है, इसको फुलफ़िल करना होगा। तो आज के ट्यूटोरियल में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया। इसको आराम से पढ़िए और इससे रिलेटेड वर्ड आता है तो याद कीजिए।